जी जनाब, IS 8 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। चांद पेंट्स लिमिटेड का ये क्वेश्चन है, एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो आपको काफ़ी मज़े की इंफॉर्मेशन यहाँ से नज़र आएगी। क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी। सवाल है, चांद पेंट्स लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल एंड पेंट्स। In April 2016, it was discovered that certain errors had been made in the financial statements for the year ended 31 June 2015. 2016 के अप्रैल में ये आइडेंटिफाई हुआ कि 31 जून 2015 वाला जो साल है उसमें हमने कुछ एरर्स किए थे। द एरर्स वर करेक्टेड इन 2016, यानी कि ये 30 जून 2016 वाला जो साल है उसमें करेक्ट किए जाएंगे। डिटेल्स आर एज फॉलोज। कुछ डिटेल्स है जो कि आपको यहाँ पे नीचे दी गई। तो इस पैराग्राफ से हमें ये पता चला कि एक कंपनी है, उसने 2016 में कुछ एरर्स पकड़े जो उससे पिछले साल में उन्होंने किए थे। कुछ एरर्स आइडेंटिफाई हुए। नॉर्मली इसी तरह से होता है कि जो एरर्स होते हैं रियल लाइफ में भी वो एरर्स अगले साल आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इट इज़ वेरी रेयर कि वो एरर्स चलते चले जाएं और वो बहुत पुराने हो जाएं, क्योंकि सारी बात है कि अकाउंटेंट्स हैं, वो हर वक्त चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके ऊपर प्रोजेक्शंस बन रही हैं, उनके ऊपर डिटेल्स बन रही हैं। तो अक्सर ऐसे होता है कि अगले ही साल में एरर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। सवाल जरा देख लीजिएगा। उन्होंने कहा, प्रिपेयर ए करेक्शन ऑफ एरर नोट टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। इस सवाल से हमें हमेशा दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये पता चलता है कि कंपनी का ईयर एंड क्या है, जिस ईयर एंड के हवाले से आपने काम करना है, और दूसरी आपको ये चीज़ पता चलती है कि व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट। आपने करेक्शन ऑफ एरर का नोट बनाना है। एरर की करेक्शन के नोट के अंदर, यानी कि एरर्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, हम लोग ये चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं कि व्हाट आर द एरर्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स, और उन इफेक्ट्स से आपके प्रॉफिट वगैरह के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने के लिए कहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनाई जाए। ओके, अब हम जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या है। हमने दो चीज़ें बनानी है। एक तो हमने ये बताना है कि एरर्स की करेक्शन का नोट क्या होगा, और दूसरा हम लोग चेंजेस इन इक्विटी को एडजस्ट करेंगे। याद रहे कि पिछले साल में एरर्स हुए हैं। जो इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी है वो इस तरीके से दी है कि 2015 की ऑडिटेड फिगर्स दी हुई हैं। ऑडिटेड फिगर से ये मुराद है कि ये वो अमाउंट्स हैं जो कि पिछले साल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंट हो चुकी थी। यानी कि ये वो अमाउंट्स हैं जिनके अंदर एरर्स हैं, जिनके अंदर गलतियां हैं। जब आप उन गलतियों को ठीक कर लेंगे तो आपकी 2015 की ये अमाउंट्स आफ्टर करेक्शन ये वाली अमाउंट्स बन जाएंगी। और यही फिगर्स 2016 के लिए भी यहाँ पे लिखी हुई। कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहले उसने कहा स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर सेल टैक्स, कमीशन एंड डिस्काउंट्स, दिस इज आवर एक्सपेंस, जिसके बारे में उसने ये कहा है कि भाई साहब ये पिछले साल हम लोगों ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो रिपोर्ट किया था वो था जी 7916, और ये एक्चुअली 8246 होना चाहिए था। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर भी एरर्स थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर भी एरर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर भी एरर थे, अदर ऑपरेटिंग चार्जेस और अदर ऑपरेटिंग इनकम्स, इन सब के अंदर एरर्स थे। इतने सारे एरर्स हम लोगों ने कर दिए, और जब हम लोगों ने इसको ठीक किया तो ये हमारे पास आया। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है, जब हमने उसको चेंज किया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई। पहले ये थी, अब ये फिगर होनी चाहिए। यानी कि इन सब में एरर्स हैं, इन लाइन आइटम्स में एरर्स हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएं तो इन फिगर्स में भी एरर्स हैं। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये एरर्स जो हैं ये एक से ज़्यादा फिगर्स में जब होते हैं तो डेफिनेटली जब भी कोई एरर होता है उसको ठीक करने के लिए एक करेक्टिंग एंट्री पास की जाती है। जब आप वो एंट्री पास करते हैं तो एक अकाउंट डेबिट और एक क्रेडिट होता है। डेबिट और क्रेडिट के इफेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम होता है। तो इस इंफॉर्मेशन के अंदर उसने एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे बीसियों एरर्स दिखा दिए कि ये बहुत सारे एरर्स थे, और इन एरर्स का अल्टीमेट इफेक्ट ये बना। अब हमें क्या करना होगा? हमें इसका चेंज आइडेंटिफाई करना होगा कि 2015 में एरर्स को ठीक करने से क्या चेंज आया। तब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम देखेंगे कि सेल टैक्स, कमीशन एंड डिस्काउंट्स के अंदर पहले ये 7916 था माइनस था, अब ये 8246 हो गया है।
तो जनाब जब भी आप कभी चेंज फाइंड करना चाहते हैं आप कैसे फाइंड करते हैं? आप कहते हैं कि जनाब जो न्यू वैल्यूज़ हैं इनमें से ओल्ड वैल्यूज़ को माइनस कर दिया जाए। तो न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे तो आपके पास चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर पे पुट करें -8246, इसमें से माइनस करें -7916, तो आपको पता चलेगा कि यू हैव गॉट द आंसर ऑफ -330। सिमिलरली वन बाय वन आप इनमें से चेंजेस निकालते चले जाएंगे और ये आपके जो आंसर्स हैं ये कुछ इस तरीके से आते चले जाएंगे। जी जनाब, यहाँ पे जो चीज़ आपने सबसे ज़्यादा गौर से देखनी है वो ये है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर उसने बताया हुआ है कि ओवरऑल जो चेंज है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर के अंदर इतनी आ रही है। तो आइडियली स्पीकिंग इन सारे ऊपर वाली चेंजेस को अगर हम जमा करें तो ये हमारे इस 636 के डिक्रीज के इक्वल होनी चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ जी बिल्कुल हम लोगों ने तमाम जो चेंजेस हैं उनको अपने पास रिकॉर्ड कर लिया है। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल 636 के इक्वल है, डिक्रीज ऑफ 636। तो उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर चेंज बता दिया कितना आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट में कितना चेंज है ये हमें बता दिया और बल्कि उसको अपने कंपोनेंट्स में भी डिवाइड करके दे दिया। आगे चलते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारी इनकम और एक्सपेंसेस के अंदर 636 का डिक्रीज है तो वो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी क्या कहीं पे इफेक्ट हो रहा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं 1613 - 2025 विच इज इक्वल टू, तो 412 का डिक्रीज है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स के अंदर। तो 412 का डिक्रीज है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स के अंदर, अदर रिसीवेबल्स के अंदर, और ट्रेड एंड अदर पेएबल्स जो हैं इनके अंदर हमारा जो वैल्यू में जो चेंज है वो है 8894 - 8672 224। ठीक है जी, तो ये 224 का इंक्रीज है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में। तो जनाब अगर गौर से देखा जाए तो हमारे पास तीन मेन इफेक्ट्स हैं। एक तो प्रॉफिट फॉर द ईयर है, एक रिसीवेबल्स और पेएबल्स में चेंजेस है। रिसीवेबल्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं और पेएबल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं और प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो रहा है। 636 है, एक्सपेंसेस जो है वो माइनस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो अगर ये माइनस हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। तो अगर आप गौर से देखें तो मैं इसकी एक जो अकाउंटिंग एंट्री बना सकता हूँ वो कुछ ऐसे बना सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट अकाउंट जो है ये डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट हम कर रहे हैं कम 636 से, इस अमाउंट से हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। पहले था 4360, अब है 3723, यानी कि प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हमारा अदर रिसीवेबल्स जो हैं ये कम हो रहे हैं, इसमें 412 का डिक्रीज है। तो अगर हम लोग ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स की बात करें तो ये हमारा क्रेडिट हो रहा है 412 से, और अगर हम ट्रेड एंड अदर पेएबल्स की बात करें तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ट्रेड एंड अदर पेएबल्स जो हैं ये हमारे 224 से इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये हमारा ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है प्रॉफिट के अंदर कि अगर प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है तो उसका इफेक्ट किधर किधर जा रहा है। बहरहाल ये कुछ एरर्स हैं जिनको हमने ठीक करना है। आपको पता है एरर्स जो हैं वो हम लोग अपनी प्रॉफिट की कैलकुलेशंस के अंदर चेंज करते हैं। तो हम लोग ये कहेंगे कि द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये जो चेंजेस हैं ये हम लोग सब्सिक्वेंटली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपग्रेड कर देंगे और जो हमारा प्रॉफिट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर वो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इसलिए जो सबसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सबसे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी कैसे बनाते हैं। जहाँ तक बात है पार्ट नंबर 1, यानी कि आपने करेक्शन एरर का नोट बनाना है, तो हम उसमें ये बताएंगे कि व्हाट वर द एरर्स क्या थे और उन एरर्स की वजह से हमारा इफेक्ट क्या हुआ। तो हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर ए। हम कहेंगे जनाब देयर वर वेरियस एरर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ईयर दैट परटेन्स टू द लास्ट ईयर, जिनकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है उसके ऊपर ये वाले चेंजेस आएंगे या ये वाला इफेक्ट आएगा। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट हम लोगों ने बताना होता है कि इफेक्ट ऑन प्रॉफिट कितना आएगा, या तो प्रॉफिट के ऊपर, अगर पिछले साल है तो इफेक्ट ऑन अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट जो है वो कितना आ रहा है, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर हमारा कितना इफेक्ट आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि जनाब हर चीज से हमारा कितना इफेक्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहेंगे इफेक्ट ऑफ एरर इन, सबसे पहले क्या था जी, सबसे पहले था सेल टैक्स कमीशन एंड डिस्काउंट्स। ठीक है जी,
सेल टैक्स कमीशंस एंड डिस्काउंट्स। तो हम लोग लिख रहे हैं इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि प्रॉफिट के ऊपर इसका जो इफेक्ट है वो माइनस का 330 पड़ रहा है, यानी कि प्रॉफिट मजीद डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, आपको बात ये यहाँ से लॉजिकली नज़र भी आ जाएगी कि जनाब इसका जो पहले था 7,916 रुपये का एक्सपेंस था, अब ये 8,246 का इफेक्ट हो गया। अब क्योंकि रुपीज़ इन मिलियन है तो आप लोग यहाँ पे रुपीज़ इन मिलियन भी लिख सकते हैं, ये आपको लिखना चाहिए, रुपीज़ इन मिलियन ये आपको लिखना होगा। ठीक है जी। तो एरर इन सेल टैक्स कमीशंस एंड डिस्काउंट्स का इफेक्ट जो है वो ये है। फिर है कि इफेक्ट ऑफ एरर इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी एरर था, वो कितना था जी, वो था 27 का। तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो 27 से इंक्रीज कर गया है, तो हम पॉजिटिव लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम वो तमाम एरर्स जिनकी वजह से हमारा प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा है उनको टैबुलेट कर देंगे। हम ये बताएंगे कि ये एरर किस वजह से आया, और फिर उसके बाद हम ये बताएंगे कि इन एरर्स को चेंज करने से प्रॉफिट में क्या चेंज आ रहा है। दिस वाज द रिक्वायरमेंट नंबर 1। अब ये सारी चीज़ें क्योंकि हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट कर ली हैं, अब आप इसको प्रॉपरली नरेट कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। हम लोग अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज़ का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है आपने 30 जून 2016 की। तो अगर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की तरफ चलेंगे तो वो किस तरीके से बनेगी, अब हम ये बात कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट 1 है इसका आप सोल्यूशन अब देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ एज इट इज समझ आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की। बिजनेस का नाम है जी चांद पेंट लिमिटेड। हम लोग बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और हमारा जो ईयर एंड है फॉर द ईयर एंड दैट इज 30 जून 2016। 30 जून 2016 का मतलब है कि हम 2016 का ये जो हमारा साल है ये स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2015 से, और वो वाला जो पिछला साल है वो शुरू हो रहा होगा 1 जुलाई 2014 से। यानी कि हम लोग बैलेंस लेकर चलेंगे 30 जून 2014 वाला, और यहाँ से हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। हमें इंफॉर्मेशन उसने जो दी हुई है वो कुछ इस तरीके से दी है। उसने ये कहा है कि द कैपिटल एंड अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट फॉर सीपीएल ऑन 1 जुलाई 2014, ठीक है जी, यानी कि 30 जून वाला वो था 10,400 एंड 19,089 मिलियन। तो हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल लिखेंगे जी, और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट जो अमाउंट्स है हमारे पास है वो है जी 10,400 एज एट 30 जून 2014, या हम इसे कह सकते हैं कि एज एट 1 जुलाई 2014, पिछले साल का आगाज। आपको पता है कि हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं, और ये हम यहाँ पे करेंगे। चांद पेंट लिमिटेड का ये जो क्वेश्चन है ये हम लोगों ने विदाउट दिस एरर, इस एरर के बगैर अपना जो जब हम लोगों ने स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी पढ़ा था उस वक्त हमने ये वाला सवाल वहाँ पे किया था। ठीक है जी। तो 19,089 हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहले ये होगा कि हमें ये देखना है कि इस साल कोई एरर्स तो नहीं है जो हमारी ओपनिंग अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट में हमने एडजस्ट करने हैं। तो जवाब उसका आंसर है कि नहीं, ये तो 2015 के अंदर एरर्स थे, तो हमने 2015 के प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। 2014 का जो ईयर एंड है उसके अंदर हमें उसके ओपनिंग प्रॉफिट में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है। इसके बाद ये इंटरम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड्स के बारे में बात की गई है। 2015 का कैश का इंटरम डिविडेंड जो है वो है जी 5%, ये आप पे करेंगे। ये इंटरम डिविडेंड है 2015 का। अगर 2014 का कोई फाइनल डिविडेंड होता तो वो हम लोग अब एडजस्ट करते हैं यहाँ पे 2015 में, क्योंकि 2014 का जो फाइनल डिविडेंड है वो 2015 में एडजस्ट होना था। तो इस साल सबसे पहले हम लोग 2015 का इंटरम डिविडेंड जो है वो एडजस्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटरम डिविडेंड। अब ये जो है ये जो डिविडेंड की कैलकुलेशंस है और इस तरह की चीज़ें हैं ये मैं क्विकली गो थ्रू करूंगा, क्योंकि हम लोग इससे पहले ये चीज़ कर चुके हैं। इंटरम डिविडेंड 5% का ये मतलब है कि आपको जो आपका जो टोटल इस वक्त प्रॉफिट है, जो आपका इस वक्त टोटल शेयर कैपिटल है उसका 5% आपको इंटरम डिविडेंड मिलेगा। 10,400 अमाउंट है, तो 10,400 का 5% जो आपका इंटरम डिविडेंड बनता है दैट इज 520। इसके बाद
हम लोग बात करेंगे टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम यानी कि प्रॉफिट फॉर द ईयर की। तो अगर आप प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात करें तो प्रॉफिट फॉर द ईयर में कुछ एडजस्टमेंट्स आई हैं, कुछ चेंजेस आई हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो था उसमें 636 का डिक्रीज आया है। तो पहले जो प्रॉफिट फॉर द ईयर था डेट वाज 4359 और अब जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है डेट इज 3723। तो हमें पता है कि पहले जो उसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा हुआ था वो गलत लिखा हुआ था। अब जो प्रॉफिट फॉर द ईयर आना चाहिए डेट शुड बी 3723 क्योंकि ये करेक्शंस करने के बाद है। देखिए ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें कहां से पता चलेगा? यही तो प्रॉफिट फॉर द ईयर है जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा था। कभी अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ये वाला चेंज निकालते हैं और ये वाली फिगर होती है हमारे पास, तो हम ये वाली फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब ये खुद ही दी हुई है करेक्टेड प्रॉफिट की फिगर, तो वो हम लोग यहां से पिक कर लेंगे। तो हमारे पास जो बैलेंसेस एज ऑन 30 जून 2015 आएगा बैलेंस, वो कुछ इस तरीके से आएगा कि 10,400 का आपका ये वाला बैलेंस आएगा और 22,292 का आपका ये वाला बैलेंस आएगा। अब सबसे पहले क्या होगा कि हम 2015 का फाइनल डिविडेंड पे करेंगे 2016 के अंदर, और फिर उसके बाद हम लोग इंटरम डिविडेंड पे करेंगे 2016 का। फाइनल डिविडेंड 2015 का और इंटरम डिविडेंड जो है ये 2016 का, ये हम लोग पे करेंगे। फाइनल डिविडेंड 2015 का जो है डेट इज 10%, तो 10,400 का 10% हम लेंगे तो ये बनता है जनाब 1040। और इंटरम कैश डिविडेंड 2016 का ये भी 10% है, तो 10,400 का 10% फिर लेंगे हम, तो ये 1040 का ये हमारा एडजस्टमेंट निकलेगी। इसके बाद हम लोगों ने डालना है जी प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 का। जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो कितना है, ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है 4089, तो 4089 इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो हम लोग प्रॉफिट फॉर द ईयर इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इनकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो कुछ इस तरीके से निकलेगी। 10400 इज द शेयर कैपिटल एंड 24,301 इज योर अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। तो ये सवाल वैसे ही था, इसका हम लोगों ने ऑलरेडी इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया था। हमने इंटरम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड जब पढ़ा तो उस वक्त ये चीज़ें बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी। लेकिन इस सवाल में सिर्फ ये एक चीज़ नहीं है कि उसने हमें बताया है कि ये चेंजेस जो हैं ये किस तरीके से आई हैं। तो हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको प्रेजेंट करने का तरीका भी देखा कि हम लोग कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे। हम लोगों ने 1 बाय 1 तमाम एरर्स को आइडेंटिफाई करना और बताना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पे इफेक्ट डालेंगे, और दूसरा हमने स्टेटमेंट में चेंजेस इन इक्विटी बनाना था। तो ये एक सिंपल सा छोटा सा नुन्ना मुन्ना सा सवाल था। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सोल्यूशन इसका एक दफ़ा देख लें टू गेट द गाइडेंस अबाउट द नोट ऑफ एरर्स, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी।